आज तक G20 सम्मेलन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस सेशन का नाम हमने रखा है कर लो दुनिया मुट्ठी में। वैसे भी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हिंदुस्तान में है, दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ नंबर 1 पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज हिंदुस्तान में है। दुनिया का 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद टनल हिंदुस्तान में है और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब पर चलने वाला न्यूज़ चैनल आज तक भी हिंदुस्तान में ही है। तो दुनिया तो पहले ही हमारी मुट्ठी में है। इस दायरे को और ज़्यादा विस्तार देने की हमारी कोशिश है और इसी के तहत G20 शब्द का जैसे ही ज़हन में विचार आता है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले की प्राचीर पर दी गई वो पंक्तियां याद आ जाती हैं जिनमें उन्होंने विश्व मित्र शब्द की संज्ञा दी है। इसके जरिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी जी हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस बार रहने वाली है, क्योंकि G20 को लेकर भारत मंडपम जब देश के सामने आया उसकी खूब ज़्यादा तारीफ हुई और सबसे प्रमुख आयोजन वहीं पर होने वाले हैं। आपका बहुत स्वागत है केंद्रीय मंत्री जी आज तक पर। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है, G20 को लेकर हिंदुस्तान, आपका मंत्रालय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 20 देशों का जो नेतृत्व अध्यक्षता हिंदुस्तान करने के लिए जा रहा है, उसमें क्या तैयारी, अब तक की क्या उपलब्धियां और क्या बड़ी चुनौती आप अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं? नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे शामिल किया। आपके आज जो G20 पे दिन भर कार्यक्रम चलेगा। देखिए, इस सेशन से पहले अमिताभ कांत जी एक सेशन था, उसमें उन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में इस बार G20 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कितने देशों में हो रहे हैं, तो अमिताभ जी मेरे बहुत क्लोज कोलैबोरेटर हैं और मित्र हैं। शायद वो थोड़े मॉडेस्टी में आ जाते हैं, पर मैं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी उन पर है एज G20 शेरपा, पर मैं उनके बिहाफ में कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेम्पलेट क्रिएट की है, मुझे लगता है इसके बाद जो भी देश G20 की अध्यक्षता करेगा उनको उस लेवल पे अपने प्रोग्राम्स लाने में बहुत ही मेहनत करनी होगी। G20 एक प्लूरिलैटरल या मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है और हम ये देख के चलें कि इसकी पैदाश कैसे हुई थी। जी। मैं आपको I want to take you back in time. 2008 के आसपास दुनिया भर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस आया। वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था और उसकी ब्रॉड कैटेगराइजेशन थी वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब ये लगा कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया के सामने एक चुनौती आने वाली है जी। जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थी, जिसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो उनमें, या जो WTO बना था, तो ज़्यादातर फीलिंग ये उठी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जिस किस्म का क्राइसिस है उसके लिए दे डोंट हैव द आंसर्स। तो 2008 के आसपास एक फाइनेंस मिनिस्टर का ग्रुप था। फाइनेंस मिनिस्टर का ग्रुप मींस इट वाज अ G20 ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो ये तय किया गया कि दैट ग्रुप वुड बी अपग्रेडेड टू समिट लेवल। तो देयर वॉज बॉर्न द G20 एट समिट लेवल। और जो पहली कुछ समिट्स हुई, जैसे लंदन की समिट थी शायद 2010, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दे वर वेरी सक्सेसफुल समिट्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल मेजर्स, स्टेबिलिटी के लिए निर्णय लेने थे, ले गए। सो आई वांट टू जस्ट फ्लैग G20 was born in a moment of crisis.
और मैं समझता हूँ 2008 के बाद, अगर इतने सालों के बाद G20 की एग्जिस्टेंस में ऐसे हुआ है कि टुडे वी आर अगेन इन ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस। ये क्राइसिस क्या है, कुछ की तो अमिताभ जी ने भी के बारे में उन्होंने चर्चा की। वी हैव 3 क्राइसिस। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड अ फूड क्राइसिस, वी हैव अ फ्यूल क्राइसिस एंड वी हैव अ फर्टिलाइजर क्राइसिस। उनको रखिए। अभी पिछले दिनों में दैट क्राइसिस लुक्स एज इफ इट इज बिकमिंग मोर सीरियस। There are 2 major economies in terms of impact on the global economy. United States, जिनकी GDP should be around $26 trillion or so, और दूसरी इकोनॉमी जो है चीन की इकोनॉमी, which should be about 16-18 trillion dollars economy. Both those economies are facing challenges. But let's come to the Chinese economy. जो अभी latest economic figures आए हैं, a very large real estate a group there has filed for bankruptcy. Other sectors are showing concern. Parts of Europe are facing challenges, quarter on quarter growth even in a large economy जो industrial production के लिए important है, Germany, there are worrying signs. इसको छोड़िए, इस समय G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, आवर स्टोरी इज नॉट अ लिटिल डिफरेंट, इट इज क्वाइट डिफरेंट। हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ इस समय है 6.2% इफ यू टेक दी व्हाट एवरीबडी इज प्रिडिक्टिंग, बट मोर देन दैट वी हैव कम फ्रॉम बीइंग, वी स्टिल आर अ डेवलपिंग कंट्री, पर हम 10वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंच गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले 1-2-2.5 साल में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो वी आर आवर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस क्या है, अब मैं किसी भी सेक्टर में चले जाए, इट्स अ वेरी रेलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर द ग्लोबल साउथ। तो जब हमारे कोलीग्स बात करते हैं कि इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द साउथ। अगर आप देखिए दुनिया में इस समय संयुक्त राष्ट्र में शायद आई थिंक द मेंबरशिप इज 193, उसमें आप देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, दे आर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, 50 से अधिक होंगे। एशिया पैसिफिक में कितने हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में है। सो द वर्ल्ड इज इसेंशियली मेड अप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, एंड उसमें जो विकसित देश हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 में एक विकसित देश होंगे, मेरी तो आपको सबमिशन यह है कि हम उससे पहले ही हो जाएंगे, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, दैट ट्रांजिशन जर्नी has a lot of relevance for the other countries in the global south. मंत्री जी, बहुत सारी बातों का आपने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके बारे में मैं जानूंगी, रोड मैप आपका क्या है। और तीसरी अर्थव्यवस्था, पीएम ने कहा कि 3rd टर्म में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही 2-2.5 साल में आ जाएंगे। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन G20 को लेकर जो 20 दुनिया भर के मुल्क, जिनके बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे साथ हिंदुस्तान में भारत मंडपम के बीच में होंगे, G20 उन 20 देशों में से 3 अलग अलग मुल्कों में आपने अलग अलग पदों पर, कहीं पर राजनयिक के तौर पर, कहीं पर हाई कमिश्नर के तौर पर आपने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। वो हिंदुस्तान को किस तरह से मदद करने वाला है, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप जरा बताइए, और आपका मंत्रालय इसको लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है? नहीं, पहले मेरा एक्सपीरियंस इज नॉट रेलेवेंट। आई मीन भारत सरकार में इस समय जो G20 के साथ पे काम कर रहे हैं, जैसे शेरपा हैं, विदेश मंत्री जी हैं, उनको दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हमारे मंत्रालय कहाँ पे आते हैं, मैं जो हमारा जो काम है उसकी क्या रेलेवेंस है G20 पे, तो मैं आपको 2014 से लेके अभी तक क्या हुआ कुछ सिंपल आपको बता दूं, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं इसमें। 2014 में हम, और मैं यहाँ पे अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, हमारा जो अर्बन सेक्टर है उसमें जो हम कचरा प्रोड्यूस करते थे, वेस्ट प्रोड्यूस करते थे, वो सिर्फ कोई 15 से 17% प्रोसेस होती थी वेस्ट,
और मैं 15 से 17 क्यों कह रहा हूँ कि तो मैं ये फिगर्स हमें स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, राज्यों से। तो सबसे हाईएस्ट फिगर मैंने देखा 18%, सबसे लोएस्ट 14%। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये अगर सिर्फ 15 या 16% वेस्ट रिप्रोड्यूस होती थी, बाकी का क्या होता था? वो जो बड़े कचरे के ढेर हैं जिनको आप लेगेसी डंप साइट्स कहते हैं, वहां जाती थी। जी। जस्ट वन। दूसरा, हमारे मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे द स्वच्छता सैनिटेशन स्वच्छ भारत अभियान, जी जी। हमने 2014 से लेके अब तक हमारे मंत्रालय में और जो ग्रामीण क्षेत्र में मिला के कोई 12-13 करोड़ शौचालय बनाए हैं। ठीक है, शौचालय बनाने का सबसे बड़ा लाभ किसको होता है? द गर्ल चाइल्ड, बिल्कुल। डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। बिल्कुल। कि आपको यू डोंट गो आउट फॉर दिस थिंग। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2014-15 अगस्त को जब देश को संबोधित किया था लाल किले से, उन्होंने कहा था कि बाय द टाइम वी सेलिब्रेट महात्मा गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी, हमें वी हैव टू बी ओपन डेफिकेशन फ्री, और वी वर एबल टू डू दैट। बिल्कुल। हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सैंक्शन किए, और मैं इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को जोड़ता हूं, 3 करोड़ के अधिक, उसमें मालिकाना हक किसका है? हमारी बहनों का, महिलाओं का है। मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले आज मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, जो हमारा अर्बन सेक्टर है, वहाँ पे I wanted to see evidence, but 78% already is in the name of this thing. कुछ हमारी स्कीम्स हैं, जैसे आपके बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, आपका परिवार का घर हो, तो उसमें you can't come in new because somebody is already owning the house. We are getting it done there also. 2014 में देश में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। 8.5 साल 9 साल के अंदर वो 14 करोड़ गैस कनेक्शन बढ़कर आज 33 करोड़ हुए। हमारे बहुत मित्र लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं हम में से रसोई में जाके, ठीक है, कुकिंग के लिए ज्यादातर महिलाएं होंगी। मैं आई डोंट वांट टू टेक द रॉन्ग पोजीशन, ज्यादातर महिलाएं होंगी। पहले क्या होता था? देश की आबादी तो आपको मालूम है, तो यू कैन लुक एट द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, पर अगर आपके पास सिर्फ 14 करोड़ कनेक्शंस थे, उनको बढ़ा के आपने 33 करोड़। अगेन द बेनिफिशरीज ऑफ दिस योजना आर सिस्टर्स, महिलाएं। महामारी उज्ज्वला जो बिलो पॉवर्टी लाइन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, 2016 मई में ये योजना शुरू की गई और 2019 तक 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शंस दिए गए। महामारी के दौरान उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 फ्री कनेक्शंस दिए गए। बिल्कुल। अगर मैं आपको ये सब गिनवाता जाऊं, ये इंडियन एक्सपीरियंस है, और अभी दुनिया में 5वें स्थान पे जो अर्थव्यवस्था है भारत, इंडिया, ये एक्सपीरियंस ग्लोबल साउथ के लिए भी रेलेवेंट है। और मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें हम ऐसी कर रहे हैं जो साउथ के अलावा डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि G20 में हम जो कर रहे हैं, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंडिया, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम हमारा मेट्रो सिस्टम देख लीजिए। बिल्कुल। 2002 में जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इसकी शुरुआत हुई। आज ये ज़्यादातर काम पिछले 9 सालों में हुआ है। आज ये हमारा मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी 870 किलोमीटर के करीब है। जी। आने वाले कुछ महीनों में, एक साल सवा साल में 1040 किलोमीटर और मेट्रो सिस्टम आ रहा। वी विल बी द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम आफ्टर चाइना।
surpassing the United States, Japan and Korea. We are already at number 4 or 5. ठीक है। But we are going up in all these statistics. शहरी विकास मंत्रालय के तमाम उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एक और अहम मंत्रालय आपके पास है और आपने चूंकि यहाँ पर गैस सिलेंडर का जिक्र किया कि भारत सरकार ने किस तरह से काम किया है और हर महिलाओं को सशक्त करने का यहाँ पर उपाय ढूंढा जा रहा है और बहुत सारी चीजें उन तक पहुंचाई भी गई हैं। इसी से जुड़ा हुआ अब अगला सवाल मेरा ये है, चूंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है, 190 दिनों के बाद लोकसभा चुनावों की तारीख हमारे सामने होगी और चुनाव हो रहे होंगे। ऐसे में मेरा सवाल यह है, जब भी चुनाव आते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हो जाते हैं, रसोई गैस के दामों में कमी हो जाती है, तो आज कोई बड़ी घोषणा आज तक के इस मंच से आप करके जाएंगे जो आम आदमी है उसको किस तरह की राहत देने वाली है? आपकी सरकार, आपके मंत्रालय से क्या मिलने वाला है? मैडम, मैं क्षमा चाहता हूं, पर आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, एंकर्स, ये आप ही लोग ये मैसेज फैलाते हैं कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो दाम एकदम नीचे आ जाता है। मैं माफ़ी इसलिए चाह रहा हूं कि दाम नीचे आना और दाम ऊपर जाना, जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो इस समय जब जहाँ तक क्रूड ऑयल है, हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल करीब 80% है। पहली बात, गैस के लिए करीब 50% है। पर मैं पिछले सवाल का जवाब दे रहा था एलपीजी का। जी जी। हमने पाइपलाइन भी, हमने 23,000 किलोमीटर पाइपलाइन ले की है, जो फिगर 2014 में उससे आधा था, और हम 33,000 किलोमीटर पूरी कर रहे हैं। तो हम 25 लाख कनेक्शन से उसको 1.25 करोड़ के ऊपर ले जा रहे हैं। पर आई वांट टू कम बैक टू ऑयल एंड गैस। दामों पर अगर 80% आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, तो दाम कहाँ पे कैलकुलेट होता है? दाम कैलकुलेट होता है इंटरनेशनल प्राइस प्लस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, इंश्योरेंस, रिफाइनिंग कॉस्ट, रिफाइनर्स मार्जिन और टैक्सेस। अगर दुनिया में ऑयल प्राइसेस को आग लग जाती है तो सरकार के पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उससे डील करने के लिए? प्राइस पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो माय सबमिशन टू यू चित्रा जी इज दैट जब इंटरनेशनल प्राइसेस शॉट अप $19.56 लॉकडाउन के दौरान, $19.56 से दाम बढ़ गया $128 पर बैरल, जो मेरे को रफ फिगर्स याद है। तो भारत सरकार ने क्या किया? हम कर क्या सकते थे? अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि आप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से ये कह सकते थे कि आप दम करो। ये भारत ने आज तक नहीं किया। अगर आपके पास सॉवरेन एसेट है तो हम आपको यही कहेंगे कि बी माई गेस्ट, आप जैसे ठीक समझे करें, ठीक है? बिल्कुल। आप अपनी नीति जो भी आपकी है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए और हम अपना काम करेंगे। तो मैंने एक बहुत सबसे बड़ी जो दुनिया में ऑयल कंपनी है उनके चीफ से मैंने कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी है, महामारी के दौरान लोगों ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए, देयर सो मच मनी फ्लोटिंग अराउंड, अगर आप ऑयल प्राइसेस हाई रख सकते हैं और आपको लगता है इसमें आपको फायदा होगा, तो इट वाज एन इनकंक्लूसिव। उस कॉन्वर्सेशन के 3 हफ्ते बाद आई हैड अ मैसेज फ्रॉम हिम, बिकॉज आई टोल्ड हिम this will become a self-fulfilling prophecy. If you allow the prices to go up very much, so demand will drop. Because then from inflation you go to the big R. वही हुआ. He called me, he said, how did you know? I said, no, maybe I'm new to this sector and I know nothing about it. This is the doctrine of common sense. अभी क्या हुआ, जब ऐसे दाम बढ़ते गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने on 2 occasions, नवंबर 2021 में और मई 2022 में आपने जो सेंट्रल केंद्रीय सरकार जो एक्साइज कलेक्ट करती है वो रिड्यूस की, ठीक है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 13 रुपए और 16 रुपए और द अदर वेज अराउंड केम डाउन। और बीजेपी की जो सरकारें थी राज्यों में, उन्होंने भी अपना वैट रिड्यूस किया। बिल्कुल। हुआ क्या उससे? जो बीजेपी रूल स्टेट है और नॉन बीजेपी रूल स्टेट है उसमें द डिफरेंशियल इन प्राइस पर लीटर
is something like 8 rupees, 11 rupees. और मैडम कोई भी जो अपनी टैंक फुल करवाने जाता है वो 1 लीटर थोड़ा पेट्रोल खरीदता है. Depending on the size of the car, the tank size can be 30 liters or 50 liters. Now that's a substantial amount of money. But that is not the issue. The issue is इसकी निंदा या क्रिटिसिज्म कहाँ से आती है. थोड़ा सा ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जी. कुछ मेरे मित्र हैं कांग्रेस पार्टी में, वो कहते हैं ओ पेट्रोल बहुत बढ़ गया. तो मैं उनसे आराम से बैठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उनको बोलता हूँ मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि 2004 और 14 में आपकी सरकार थी. कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ आप कॉफी पीते हैं और फिर समझाते हैं आप नहीं, उनको समझाते हैं. मैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ भी बैठता हूँ, वो उसमें 2 मिनट में आते हैं. तो मैंने कहा कि जब आपकी सरकार थी और आपको ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा तो आपने क्या किया था. नहीं हमने तो दाम नीचे रखे. मैंने कहा हाँ आपने रखे, मैं आपको बताता हूँ कैसे रखे. एक बहुत बुद्धिजीवी हाईली इंटेलेक्चुअल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने ये तय किया कि वो ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे. ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि मान लो नाना जी के समय कोई समस्या आई तो नाना जी चाहते थे कि वो समस्या का ठीक तरीके से सामना ना करें, तो उन्होंने कर्जा ले लिया. तो नाना जी ने 141 करोड़ का 1,41 करोड़ का कर्जा लिया. माई अपॉलॉजी, 1,41,000 करोड़. और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है हम उसमें आज 3,50,000 करोड़ रिटर्न कर रहे हैं. दैट इज व्हाट आई कॉल अ हाईली इररिस्पॉन्सिबल मैनर ऑफ डीलिंग विद थिंग्स. और उन्होंने भी करे, हम कैसे कर रहे हैं, हम अपने एक्साइज कट कर रहे हैं एट अ टाइम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज फीडिंग 80 करोड़ लोगों को एक दिन का 3 समय का ड्राई राशन, जो अभी भी चल रहा है. बिल्कुल ठीक है. और उसी के बलबूते बहुत सारे चुनाव भी आप लोगों की ओर से जीते गए हैं. अब मैं आ जाती हूं, चूंकि आपकी ओर से पी चिदम्बरम का जिक्र किया गया है. नहीं, मैंने नाम नहीं लिया किसी का. मुझे वही समझ में आया. कभी आप ऐसे डिस्क्राइब करें तो वो कह रहा दिस कैप सीम्स टू फिट, वो आपने कहा जी. ठीक है. अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से हाल ही में कहा गया कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसका बड़ा सपना दिखाया जा रहा है. ये तो ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिंदुस्तान 128वें नंबर पर है. इसको लेकर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती है? मैं समझा नहीं, किस चीज पे हम 28वें नंबर पे? 128वें प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत. ये पी चिदम्बरम जी की ओर से कहा गया है, जब आप लोगों की ओर से दावा किया गया कि आगे आने वाले 5 सालों में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे. मैं इंडिविजुअल इंडिसेस पे जाऊं, आप उनसे पूछा कि 2014 में हम कहां थे. देखिए आज हमसे ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जो योजनाएं हैं ऑल ऑफ देम आर नॉट रीचिंग. पर आपने 1947 के बाद 2014 तक आप उसका इतिहास देखिए तो सबसे ज्यादा टाइम एंड पावर कौन सी पार्टी रही है. अच्छा, उनके 2 नैरेटिव्स हैं. एक, हमने इतना शानदार काम किया, उस पे आपने आके आगे काम किया. दैट इज वन नैरेटिव. द अदर नैरेटिव इज कि आप तो 128, अरे उससे पहले कहां थे. मैं आपको कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स देता हूं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, मैं अपने रियल एस्टेट सेक्टर में पहले कहा था, वी हैव जम्प्ड 67 प्लेसेस इन दैट. ठीक है, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और मुझे विपक्षी इंडिया को लेकर आपसे बहुत सारे सवाल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है विपक्षी इंडिया. आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए. इसी वजह से मैंने सोचा कि आखिरी के 6.5 मिनट बाकी हैं, मैं उस पर सवाल जरूर ले लूं. विपक्षी इंडिया क्या मजबूत होता हुआ चला जा रहा है और उसकी वजह से बेचैनी बढ़ गई है आप लोगों के भीतर? बार बार विपक्षी इंडिया के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, सबकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी डर गई है 2024 के मद्देनजर. बीजेपी डर गई है. बीजेपी, मैं आपको बताऊं, एवरी वीक ब्रिंग्स मोर प्रॉब्लम्स फॉर द आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई. ये मैं 15 अगस्त के दिन में मैं बैठा हुआ था केजरीवाल जी के साथ, वो लाल किले में. आप लोगों के कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया. अब मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन जो उनकी है वो तो प्रिविलेज है, पर मैं एक जो सवाल मैं पब्लिक में कह चुका हूँ, मैंने उनसे पूछा, माने अरविंद जी आप तो परिवारवाद के खिलाफ है ना. ही सर मैं बिल्कुल, हम लोग परिवारवाद के खिलाफ है. तो मैंने कहा ये फिर ये आप ये जो पारिवारिक कंट्रोल वाली पार्टीज हैं इनके साथ आपके कुछ वो कहते नहीं, वो तो पॉलिटिक्स है. पॉइंट 1. मुझे एक चीज बताइए, आपको लगता है
वेस्ट बंगाल में टीएमसी चुनाव लड़ सकती है ईदर इन अलायंस और विद एडजस्टमेंट विद द सीपीआईएम और द कांग्रेस? आई आस्क यू दिस क्वेश्चन. पॉइंट वन. पॉइंट टू, बिहार में जो हो रहा है आजकल, मेरे एक कोलीग हैं कैबिनेट में, मेरे बहुत करीब हैं, गिरिराज जी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये नीतीश जी से तो बिहार तो चल नहीं रहा, अब वो देश को चलाना चाह रहे हैं. देखिए, व्हाई एम आई मेंशनिंग दिस टू यू, केजरीवाल जी कोई दिल्ली में पंजाब में कुछ सीट एडजस्टमेंट की कोई बात हो रही थी, तो उनकी एक फॉर्मर आम आदमी पार्टी में ही थी, एक अलका लांबा, हाँ जी, फिर मैं नाम आप ले रही हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल बयान दे दिया जी. उसके बाद सारे लड़ पड़े. फिर वो एक हमारी यहाँ बड़ी रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके बेटे ने कुछ एक्सप्रेशन यूज किया, क्या क्या, दे कम टू अस लाइक माइस. यू नो व्हाट माइस इज, यू नो, चूहे, व्हाटएवर. देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी का काडर दिल्ली में और पंजाब में, उनका तो अनुभव है, जब ये दिल्ली का बिल आया राज्यसभा में, तो बाकी सबने तो बड़े पावरफुल पॉलिटिकल स्पीचेस दिए. लेकिन जोश बहुत हाई है विपक्ष इंडिया का. मैं दो बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, मुंबई में बैठक होने जा रही है. कल खबर सामने आ गई कि अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनौती देंगे. प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से उतर सकती हैं. उनके नए नवेले अध्यक्ष जो हैं अजय राय, जिनको यूपी की कमान दी गई है, उनकी ओर से ये बयान सामने आया है. देखिए, तो जोश तो हाई है विपक्ष इंडिया का. पॉलिटिक्स जोश के बगैर तो मतलब ही नहीं है, और खास करके अगर सब्सटेंस नहीं हो तो फिर जोश इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जोश, क्योंकि जोश नहीं होगा तो वो बेचारे इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे. अब देखिए, मैं आपको एक दिल्ली का उदाहरण देता हूँ. ये आम आदमी पार्टी की पैदाश कहाँ हुई थी? वो जो अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और उसमें ये पॉलिटिकल स्टार्टअप उससे पैदा हुआ आम आदमी पार्टी का. जो इन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं बात कर रहा हूं जनवरी 2014 की जी, उस समय इनके मंत्रियों, एक मंत्री थे सोमनाथ भारती जी, उन्होंने एक विजिलेंटी टाइप ऑफ रेड कंडक्ट की थी एक कॉलोनी, खिरकी कॉलोनी, मालवीय नगर में, वहां पे अगेंस्ट फॉरेन नेशनल्स. उनका कैविटी सर्च करवाया, उनके यूरिन सैंपल्स लिए गए, और क्योंकि ये ड्रग्स में डील करते हैं, और सैंपल से कोई ड्रग का वो निकला भी नहीं, दे टर्न नेगेटिव द सैंपल्स. तो जो कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने डिमांड किया कि जो 2 पुलिस के कर्मचारी थे वहां पे, पुलिसमैन, उनको सस्पेंड किया जाए. तो कांग्रेस सरकार नहीं मानी. तो कुछ दिन बाद, ये 16 और 17 जनवरी के रात की बात है, दिल्ली में जो हुआ मालवीय नगर में, तो इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी वेंट ऑन स्ट्राइक, धरना इन रेल भवन जी, और कहा कि जब तक उन पुलिसमैन को आप सस्पेंड नहीं करते, मैं नहीं उठूंगा. अपनी वैगनार कार नीले रंग के वहां पे रख के रात भर गुजारी थी भी. हाँ, नहीं, उससे और सुनिए. हाँ. तो क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट succumbs to appeasement everywhere, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, तो इन्होंने सोचा यार क्या पंगा लेने का फायदा, 26 जनवरी आने वाला है, 2 पुलिसमैन को ट्रांसफर कर दो. तो नेताजी खुश हो गए, वो सस्पेंड नहीं हुए, ट्रांसफर कर दिया. तो ये बीजेपी की सरकार थी नहीं. मैं आपको उदाहरण एक ऐसा दे रहा हूं विच इज एन आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस. देन आपको मैं सवाल पूछता हूं, ये लोग कभी in terms of mindset, in terms of what they stand for, Aam Aadmi Party uses a mob as an instrument of democracy. इसके साथ कांग्रेस का, भाई, with all its faults, Congress has been in power for the majority of the time post 1947. लेकिन विपक्ष इंडिया का ये कहना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और उससे बचाने के लिए हम अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने तमाम सवालों को पीछे छोड़कर एकजुट हैं बीजेपी को हराने के लिए. एक 1 पॉइंट प्रोग्राम तो उनका ये है, उनकी राजनीतिक दुकान बंद है, और जो उन्होंने गरीबी हटाने की दुकान कर रखी थी, उसमें से कुछ निकला नहीं. अब वो एक कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, बाकी वो लोग कुछ और कर रहे हैं. 1 पॉइंट प्रोग्राम के बीजेपी को हटाना है, और
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उनको ये एडवाइस दीजिए, आपके तो दर्शक काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको ये कहिए पहले आप तय कर ले कितने आपके प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं, पहले ये पता कर लो। अगर 4-5 दिन है, 4-5 हैं, तो हफ्ते में अगर 5 वर्किंग डेज है, कौन सा आदमी प्रधानमंत्री कौन से दिन बनेगा, ये उनको बोलो तय कर ले। ये आप उनको सलाह दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि यू आर इंडल्जिंग मी, सो लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी। राहुल गांधी भारत यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं जी। पार्ट 1 के दौरान हमने देखा कर्नाटका बीजेपी के हाथ से चला गया, और अभी 3 राज्यों में जो खासे महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो इसका असर पड़ेगा और इसी से एक मोमेंटम 2024 के लिए क्रिएट। मैडम, डेमोक्रेसी इज अबाउट इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं वहां पे हमारा वोट शेयर तो 36% से नीचे नहीं गया। कुछ और बातें हुई हैं, अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, वी आर रेडी टू इंट्रोस्पेक्ट, और हम उसमें करेक्टिव जो स्टेप्स हैं हम लेने को तैयार हैं। पर मैं चाहूंगा कि आप आज एक प्रोग्राम करिए, आप तो दक्षिण भारत में करते हैं, आप बेंगलुरु में या कर्नाटक में किसी स्टेट में करिए और वहाँ की जनता से पूछिए कि आपने जो ये नई सरकार लाई है इनमें क्या हो रहा है। देखिए अभी तो चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ ही समय हुआ, देखते जाइए जिस तरीके से वहाँ पे, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अंदर की भी खबर है सारी? नहीं, तो हमसे आके गपशप लगाते हैं, वो हमसे अंदर आके की बातें शेयर करते हैं। बिल्कुल शेयर करते हैं, उनमें से कई लोग हमारी तरफ आना चाहते हैं। तो कौन सी रुकावट है? बीजेपी तो यहाँ पर बैठी हुई है सभी का वेलकम नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत लोगों और 30 विपक्षी दलों का आपने एनडीए बना लिया मौजूदा वक्त में, आप लोग तो बैठे हुए हैं कि आ जाइए इधर। नहीं, हमने ये नहीं कहते। और उधर वाले कहते हैं कि ईडी सीबीआई के जरिए भी दबाव बनाते रहते हैं। नहीं, ऐसा है कि कई लोग ऑलरेडी हमारी तरफ आ गए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अभी 6 महीने का हो, नहीं तो बाइपोल करवाना पड़ेगा उनको, फिर दोबारा इलेक्शन लड़नी पड़ेगी, ठीक है, कुछ वो है, उनको निकाल दीजिए। मोटी बात इसमें यह है कि सीबीआई, ईडी और कौन सी आपने बात की, इनकम टैक्स, और वही कुछ और होता है। अच्छा सो आपको ज्यादा जानकारी नहीं, मुझे नहीं है जानकारी। देखिए, एक 2004 और 14 के बीच में इनकी जो सरकार थी उस समय कुछ बहुत पावरफुल एक्रोनिम बने, क्या 2G, CWG, कभी कभी मैं CWC कह जाता हूं गलती से, दैट्स नॉट करेक्ट, CWG, कोल एटसेट्रा, उस पे कैद अभी लोगों को हो रही है। देखिए, किसी का भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ये स्टैंड नहीं हो सकता कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना काम बंद कर दें, ये तो नहीं कह सकते। अच्छा छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आपके जमाने में ये सीबीआई क्या करती थी, ठीक है। बट विपक्षी बहुत सारे चेहरे हमारे पास आएंगे, अभी एक एक करके उनके साथ भी सेशन होगा, ये सवाल आप उनसे पूछिए। समय खत्म हो गया। पहले सवाल ये पूछे, कुछ कांग्रेस के नेता उनसे पूछे आप बीजेपी को ज्वाइन करना चाहेंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो ये नहीं, कहते नहीं, अगर करना चाहे तो टाइम से बता देना, बिकॉज बीजेपी की इस समय स्थिति ये है। देखिए, वी आर एन एस्टैब्लिश्ड पार्टी और हमें एक नेशनल प्रोग्राम है, हमारा जो घोषणा पत्र होता है, हमारा संकल्प पत्र होता है, हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं, और हमारे जो प्रोग्राम बने हुए आप 2014 से देख के आइए। देखिए, अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, ये नहीं हम कुछ कह रहे हैं, अगर आप हमारी विचारधारा को से जुड़ना चाहते हो, हमारे वैल्यू सिस्टम से जुड़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। नई संसद जिसका उद्घाटन हो चुका है, उसकी भव्य खूबसूरत तस्वीरें देश के सामने आ चुकी हैं, लेकिन जो बीता हुआ सत्र था उसका आयोजन पुरानी संसद के भीतर किया गया। अब क्या ब्रेकिंग न्यूज आप यहां पर बताकर जाएंगे कि नई संसद में सेशन की शुरुआत कब से होगी? देखिए, ये जब निर्णय लिया जाएगा, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि जिस जैसे इनका व्यवहार रहा है, इनका एटीट्यूड रहा है विपक्ष का, जब हम नई सेशन में, नए सांसद बिल्डिंग में मूव करें, नेक्स्ट सेशन एटसेट्रा, तो दे शुड अडॉप्ट ए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकली मैच्योर एटीट्यूड। जो हम उनको लगता है हम गलतियां कर रहे हैं, उसका वो हमें घेरने की कोशिश करें, आप लोग उनके चेहरों से कैमरे हटा देते हैं। हाँ जी, संसद भवन के अंदर उनके चेहरे नहीं दिखाते, उनकी माइक म्यूट कर दी जाती है। ये देखिए, ये तो उनके एलिगेशंस है। अगर आप उसको भी ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ना, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। देखिए, अभी क्या हुआ है कि उन्होंने मान लीजिए किसी विषय पे
चर्चा मांगी। ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी ने सेशन के पहले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चिट्ठी दी, मैं तैयार हूं। वो कह रहे नहीं, हम आपसे नहीं बात करना चाहते, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते। अरे भाई, आपके समय भी हुआ था, इंदिरा जी जब थी वहां तो एरियल एक्शन हो गया उस राज्य में, और उसमें क्या हुआ? आपकी तरफ से कौन जो आंसर करने आया था? गृह मंत्री भी था, इनका एमओएस आया था, जहां तक मुझे याद है। आई थिंक राजेश पायलट केम तो हमारे गृह मंत्री, अच्छा, गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं डिस्कशन तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी भी तैयार थे, उन्होंने जब उस विषय पर बात की उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो ये तो शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स है। आखिरी एक लाइन में सर, मॉनसून सत्र चला गया, शीतकालीन सत्र नई संसद में शुरू हो जाएगा, सारे लोग वहीं पर बैठेंगे जी। It's only to be anticipated, और why would we not? Inauguration हो चुकी है बिल्डिंग की। जी। तो शुरुआत कब होगी सत्र की? शुरुआत होती, देखिए हम कब देखेंगे आप लोगों को नई संसद के भीतर मैडम, बोलते ये डिसीजन कब नया सेशन होगा, उसकी डेट क्या होती है, उसमें प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री, स्पीकर साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें तय करते हैं। अभी एक है, अभी मानसून सेशन था, अगला विंटर सेशन होगा, उसके बाद एक बजट सेशन होगा, क्योंकि चुनाव का इट्स अ ईयर ऑफ द इलेक्शन, वी आर ट्रंकेटेड और व्हाटएवर, बट बजट सेशन विल टेक प्लेस। तो चुनाव का इंतजार किया जा रहा है सेशन के लिए भी? नहीं। अभी अमिताभ जी से पूछा प्रश्न सुधीर जी ने कि G20 आपको चुनाव में जीतने में मदद का है, तो मैंने अभी उन दोनों से ये कहा, जो चुनाव जीत सकते हैं वही ऐसी शानदार G20 कार्यक्रम कर सकते हैं। एंड वन फीड्स ऑन द अदर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। यकीनन G20 हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन यकीनन इसके जरिए एक नए और बुलंद भारत की बड़ी तस्वीर भी आगामी वक्त में हमें देखने को मिलेगी, जब रशिया, अमेरिका और इसी के साथ ही साथ चीन के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर मजबूत तरीके से अगर खड़े होते हैं तो वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। और वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु के बाद ये जो विश्व मित्र शब्द का इजाद किया गया है, इसके जरिए और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक से जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद मैडम।